नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 अर्थशास्त्र चैप्टर 5 सामाजिक बजट एवं अर्थव्यवस्था पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों? व्याख्या कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी कीमत का निर्धारण बाजार कीमत तय द्वारा नहीं हो सकता। इसकी संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा वैयक्तिक उपभोक्ताओं को उत्पादकों के बीच सद्व्यवहार से नहीं हो सकती। उदाहरण, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि नंबर 1, सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक उद्यान तथा वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं तो इसका लाभ सभी को मिलना मिलता है, भले ही वह इसका भुगतान करे या ना करे। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन या कहें असंभव होता है। इसे मुफ्तखोरी की समस्या कहा जाता है। इससे यह वस्तुएं अरुजय हो जाती हैं, अर्थात भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता को उपयोग इसके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, यह वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती, क्योंकि यह एक व्यक्ति अन्य वस्तुओं के उपभोग को कम किए बिना इसका भरपूर प्रयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 2, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। उत्तर, आधार, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। अर्थ, राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिस्थितियों का निवारण निर्माण होता है और न ही देनदारियों में कमी आती है। आवृत्ति कमी आती है। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय से सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप या तो सरकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है या देनदारियों में कमी आती है। आवृत्ति, यह भुगतान बार बार करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। यह भुगतान एक बार करने वाले प्रकृति के होते हैं। उदाहरण, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, आर्थिक सहायता, सामाजिक और आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले व्यय, सरकारी ऋणों पर ब्याज अदायगियाँ, सरकार द्वारा भूमि की खरीद, इमारतों, सड़कों, रेल, मेट्रो, ट्रेन, पुल का निर्माण, विदेशी सरकार को दिए गए ऋणों का भुगतान, सार्वजनिक उद्यम शुरू करना आदि। प्रश्न नंबर 3, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए। उत्तर, यह कहना बिल्कुल उचित है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल व्यय की ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय। राजस्व प्राप्ति पर गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति। हम जानते हैं दोहरे लेखांकन प्रणाली के अनुसार सरकार का कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो व्यय किया है उसका भुगतान तो इसे करना ही होगा, चाहे वह ऋण लेकर करे, चाहे नए नोट छापकर, जिसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहा जाता है। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण ग्रहण की आवश्यकता के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा बराबर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। प्रश्न नंबर 4, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध समझाइए। उत्तर, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। सूत्र के रूप में राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियां। दूसरी ओर बजट के अंतर्गत जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक न होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति बराबर राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत
प्राप्ति। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत व्यय गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्ति। प्रश्न नंबर 5, मान लीजिए एक विशेष अर्थव्यवस्था में निवेश 200 के बराबर है। सरकार के क्रय की मात्रा 150 है। निवल कर अर्थात एकमुश्त कर से अंतरण को घटाने पर 100 है और उपभोग सी बराबर 100 प्लस 0.75 दिया हुआ है, तो ए संतुलन आय स्तर क्या है? बी सरकारी व्यय गुणांक और कर गुणांक के मानों की गणना करो। सी यदि सरकार के व्यय में 200 की बढ़ोतरी होती है तो संतुलन आय में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर ए संतुलन आय स्तर वहाँ होती है जहाँ ए डी बराबर ए एस ए डी बराबर सी प्लस आई प्लस जी, ए एस बराबर वाई, वाई बराबर 100 प्लस 0.75, वाई माइनस 100 प्लस 200 प्लस 150, वाई बराबर 100 प्लस 0.75 माइनस 75 प्लस 350, वाई माइनस 0.75, वाई बराबर 375, 0.25 25 वाई बराबर 375, वाई बराबर 375 बटा 0.25, वाई बराबर 37,500 बटा 25, वाई बराबर 1500 करोड़ रुपए। बी बी एक सरकारी व्यय गुणांक बराबर 1/1 माइनस बी बराबर 1/1 माइनस 0.75 बराबर 1/0.25 बराबर 100/25 बराबर 4। सेकेंड कर गुणांक बराबर माइनस बी बटा 1 माइनस बी बराबर माइनस 0.75 बटा 1 माइनस 0.75 बराबर माइनस 0.75 बटा 0.25 बराबर -3। सी सरकारी व्यय गुणक बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा जी बराबर 1/1 माइनस बी, जहाँ डेल्टा वाई बराबर आय में परिवर्तन, डेल्टा जी बराबर सरकारी व्यय में परिवर्तन। अतः डेल्टा वाई बटा 200 बराबर 1/1 माइनस 0.75, डेल्टा वाई बराबर 200 बटा 0.25, डेल्टा वाई बराबर 20,000 बटा 25 बराबर 800, डेल्टा वाई बराबर 800 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 6, एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन है। सी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई, आई बराबर 30, जी बराबर 50, टी आर बराबर 100। ए आय का संतुलन स्तर और मॉडल में स्वायत्त व्यक्त ज्ञात व्यय ज्ञात कीजिए। बी यदि सरकार के व्यय में 30 की वृद्धि होती है तो संतुलन आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सी यदि एक कमिश्त पर 30 जोड़ दिया जाए जिससे सरकार के क्रय में बढ़ोतरी का भुगतान जा सके तो संतुलन आय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? उत्तर ए आय का संतुलन स्तर वहाँ होगा जहाँ ए एस बराबर ए डी, वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी, वाई बराबर 20 प्लस 0.80 वाई प्लस 30 प्लस 50, वाई माइनस 0.8, वाई बराबर 100, 0.2 वाई बराबर 100, वाई बराबर 100 बटा 0.2 वाई बराबर 100 1000 बटा 2, वाई बराबर 500 करोड़ रुपए। स्वायत्त व्यय गुणक बराबर 1/1 माइनस बी, जहाँ बी बराबर एम पी सी, 1/1 माइनस 0.8 बराबर 1/0.2 बराबर 10/2 बराबर 5। बी स्वायत्त व्यय की में वृद्धि में वृद्धि बराबर 30 करोड़। स्वायत्त व्यय गुणक बराबर 5, अतः डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जी बराबर 5, डेल्टा वाई बराबर 150 करोड़ अथवा वाई बराबर 20 प्लस 0.80 वाई प्लस 60 प्लस 50, वाई माइनस 0.8 वाई बराबर 130, 0.2 वाई बराबर 130, वाई बराबर 130 बटा 0.2, वाई बराबर 1300 बटा 2, वाई बराबर 650 करोड़। सी यदि एक मुश्त कर 30 जोड़ दिया तो ए डी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई माइनस 30 प्लस 80 प्लस 50, ए डी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई माइनस 24 प्लस 30 प्लस 50, ए डी बराबर 76 प्लस 0.8 वाई, आई
संतुलन y बराबर ए डी, वाई माइनस 0.8, वाई बराबर 76, 0.2 वाई बराबर 76, वाई बराबर 76 प्लस 0.8 वाई, वाई बराबर 76 बटा 0.2 बराबर 760/2 बराबर 380 करोड़। प्रश्न नंबर 7, उपयुक्त प्रश्न के अंतरण में 10% की वृद्धि और एकमुश्त करों में 10% की वृद्धि का निर्गत कर निर्गत पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करें। दोनों प्रभावों की तुलना करें। उत्तर, यदि अंतरण में 10% की वृद्धि हो तो नया ए डी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 संतुलन आय वाई बराबर ए डी वाई बराबर 20 प्लस 0.8 वाई 8 प्लस 30 प्लस 50 वाई माइनस 0.8 वाई बराबर 108, 0.2 वाई बराबर 108, वाई बराबर 108 बटा 0.2 बराबर 1080/2 बराबर 540 करोड़। यदि करों में 10% की वृद्धि हो तो नया ए डी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई माइनस 10 प्लस 30 प्लस 50 ए डी बराबर 20 प्लस 0.8 वाई माइनस 8 प्लस 30 प्लस 50 ए डी बराबर 92 प्लस 0.8 वाई संतुलन आय वाई बराबर 92 प्लस 0.8 वाई वाई माइनस 0.8 वाई बराबर 92, 0.2 वाई बराबर 92, वाई बराबर 92/0.2 बराबर 920/2 बराबर 460 करोड़। अतः अंतरण में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को बढ़ बढ़ता बढ़ा देती है, जबकि एक मुश्त कर में वृद्धि आय के संतुलन स्तर को कम कर देती है। प्रश्न नंबर 8, हम मान लेते हैं कि c बराबर 70 प्लस 0.70 वाई डी 0.70 वाई डी आई बराबर 90 जी बराबर 100 टी बराबर 0.10 वाई है तो ए संतुलन आय ज्ञात करो। बी संतुलन आय पर कर राजस्व क्या है? क्या सरकार का बजट संतुलित बजट है? उत्तर, ए आय संतुलन वहाँ होगा जहाँ ए एस बराबर ए डी वाई बराबर सी प्लस आई प्लस जी वाई बराबर 70 प्लस 0.70 वाई माइनस 0.10 वाई प्लस 90 प्लस 100 वाई बराबर 70 प्लस 0.7 कोष्टक में 0.9 वाई प्लस 90 प्लस 100 वाई बराबर 260 प्लस 0.63 वाई वाई 0.63 वाई बराबर 260 0.37 वाई बराबर 260 वाई बराबर 260/0.37 वाई बराबर 26,000/37 बराबर 702.702 करोड़। बी संतुलन आय पर कर राजस्व बराबर 0.19 वाई बराबर 0.10 कोष्टक में 702.702 नहीं है। संतुलित बजट नहीं है क्योंकि जी लेस देन टी यह घाटे का बजट है और सरकारी बजट घाटा 100 माइनस 70.27 29.78 करोड़ के बराबर। प्रश्न नंबर 9, मान लीजिए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है और अनुपातिक आय पर 20% है। संतुलन आय में निम्नलिखित परिवर्तनों को ज्ञात करें। ए सरकार के क्रय में 20% की वृद्धि। बी अंतरण में 20% की कमी। उत्तर, ए सरकारी व्यय गुणक बराबर 1/1 माइनस बी बराबर 1/1 माइनस 0.75 बराबर 1/0.25 बराबर 100/25 बराबर 4। सरकारी व्यय में वृद्धि बराबर 20%। संतुलन आय में वृद्धि बराबर क्वेश्चन मार्क। सरकारी व्यय गुणांक बराबर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा जी वाई बराबर डेल्टा वाई बटा 20 डेल्टा वाई बराबर 80। अंत संतुलन आय में 80% वृद्धि होगी। बी अंतरण गुणांक बराबर बी बटा 1 माइनस बी बराबर 0.75 1 माइनस 0.75 बराबर 0.75/0.25 बराबर 3। अंतरण गुणांक बराबर डेल्टा वाई बराबर डेल्टा टी आर डेल्टा वाई बटा माइनस 20 बराबर 3 डेल्टा वाई बराबर माइनस 60। अतः आय संतुलन में 60% की कमी होगी। प्रश्न नंबर 10, निरपेक्ष मूल्य में कर
गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, कर गुणक बराबर -b/1 - जबकि सरकारी क्रय गुणक बराबर 1/1 - बी सदैव 1 से कम होता है। व्यवहारिक रूप से -b/1 - बी लेस देन 1/1 - बी। प्रश्न नंबर 11, सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण करने में क्या संबंध है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, सरकारी बजट एक वर्ष में व्यय के लिए सरकार द्वारा लिए गए आवश्यक ऋणों की मात्रा को उजागर करता है। सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने का अर्थ है भावी पीढ़ी के उपकरण और ब्याज का पुनः भुगतान करने का भार अधिक होता है। वर्ष प्रति वर्ष जब यह ऋण भार अधिक होते जाते हैं तो भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध साधन कम होते जाते हैं। यह निश्चित रूप से वृद्धि की प्रक्रिया में एक प्रतिबंधक के रूप में काम करेगी, विशेषतः जब सरकार गैर उत्पादकीय उद्देश्य के लिए ऋण लेती है। प्रश्न नंबर 12, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, हाँ, सार्वजनिक ऋण एक बोझ बनता है। आवर्ती उधार भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्रीय ऋणों को संचित करता है। भावी पीढ़ी को विरासत में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिलती है जिससे जिसमें राष्ट्रीय सकल उत्पाद की वृद्धि निरंतर कम रहती है। इसके फलस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनः भुगतान का ब्याज भुगतान के लिए खपत होती है और घरेलू निवेश निचले स्तर पर बनी रहती है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटा होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां एक दुष्चक्र जन्म लेता है, जहां राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कम होती है और निम्न सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा उच्च होता है। अतः संप्राप्ति संकुचित होती है जब जबकि व्यय में विस्तार होता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकारी व्यय का बड़ा हिस्सा कल्याण संबंधित व्ययों पर खर्च किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी होता है? उत्तर, यह हमेशा स्फीतिकारी हो यह आवश्यक नहीं। यदि राजकोषीय घाटे का प्रयोग उत्पादक क्रियाओं के लिए किया जाए तो इससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो तो संभव है कि राजकोषीय घाटा स्फीतिकारी सिद्ध न हो, परंतु वास्तव में सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार का एक महत्वपूर्ण संघटक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण प्रायः कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत स्तर में साधारण वृद्धि उच्च लाभों से द्वारा अधिक निवेश को प्रेरित कर सकती है, जबकि परंतु जब कीमत वृद्धि का स्तर भयपद सीमाओं तक बढ़ जाता है तो इसके कारण नंबर 1, आगतों को ला आग आग आगतों को लागतों में वृद्धि तथा नंबर 2, मुद्रा की गिरती क्रय क्षमता के कारण समग्र मांग में कमी होती है। आगतों की लागतों में वृद्धि तथा समग्र मांग में कमी एक साथ मिलकर निवेश में कमी करते हैं, जिसके कारण सकल घरेलू उत्पाद में कमी होती है। अंततः अर्थव्यवस्था में ईडी कम होने से अपस्फीति भी हो सकती है और आर्थिक मंदी भी जन्म ले सकती है। प्रश्न नंबर 14, घाटे में कटौती के विषय में विमर्श कीजिए। उत्तर, घाटे की कटौती के लिए दो विधियां अपनाई जा सकती हैं। नंबर 1, करों में वृद्धि। भारत में सरकार जब राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिमांगी होता है। इसका प्रभाव सभी आय समूहों के लोगों पर समान रूप से पड़ता है। नंबर 2, व्यय में कमी। सरकार ने घाटे में कटौती के लिए सरकारी व्यय को कम करने के लिए कटौती पर बल दिया है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करने के लिए ही सरकारी व्यय में कटौती की जा
सकती है, परंतु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्व निर्धारित स्तरों पर व्यय में वृद्धि नहीं करने के लिए सरकार स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। इसके अतिरिक्त सरकार व्यय में कमी करने के लिए जिन क्षेत्रों में कार्यरत है, स्वयं को उसमें से कुछ क्षेत्रों से निकाल लेती है। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के द्वारा भी प्राप्तियों की बढ़ोतरी करने का एक प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।